Welcome to Key to Pharmacology. I am Dr. Sehrish Zafar, and those who are new here, I am an Associate Professor of Pharmacology at CMH Lahore Medical College. Talking about the loop of Henle, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है उसमें वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनटू द इंटस्टिशियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज हमें पता है कि मेडेलरी ग्रेडियंट इस्टेब्लिश किया जाता है, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप की जाती है मेडेला में, एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन हेल्प्स इन रीअब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द परमिएबल पार्ट, दैट इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. उसके बाद क्या होता है कि जो थिन असेंडिंग लिम्ब स्टार्ट होती है वो रिलेटिवली इम्परमिएबल होती है, फॉलोड बाय द थिक असेंडिंग लिम्ब जो कि कम्प्लीटली इम्परमिएबल होती है टू वाटर और वो रीअब्जॉर्ब करती है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करती है सोडियम क्लोराइड को फ्रॉम द ल्यूमेन. 25% ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज़ रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस पार्ट. और द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ कि डिसेंडिंग पार्ट में तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, असेंडिंग पार्ट में बहुत थोड़ा हुआ. जब थिक असेंडिंग लिम्ब आया तो बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन सोडियम रीअब्जॉर्ब हो गया. सोडियम जो है उसको ल्यूमेन में से रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, बट वाटर के लिए वहाँ पे गेट्स क्लोज्ड हैं और वाटर जो है वो फॉलो नहीं कर सक रहा, रीअब्जॉर्ब नहीं हो सक रहा. दैट मीन्स कि यूरिन डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि आपने वहाँ से जो आपके सॉल्यूट्स हैं वो निकाल ली हैं पर आपने सॉल्वेंट को रहने दिया है. इसी वजह से जो थिक असेंडिंग लिम्ब है उसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी कहते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ टिपिकल ट्यूब्यूलर सेल इन द थिक असेंडिंग लिम्ब. अब ये कहाँ से हम देखेंगे इसको? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द NKCC2 ट्रांसपोर्टर. नॉर्मली क्या होता है, देयर इज़ अ ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटाशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर. क्या करेगा ये? एक सोडियम आइन रीअब्जॉर्ब करेगा, एक पोटाशियम आइन एंड 2 क्लोराइड आइंस. ये इनको रीअब्जॉर्ब करेगा, एक्टिवली इनको ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू द ट्यूब्यूलर सेल. फ्रॉम द ट्यूब्यूलर सेल सोडियम पोटाशियम ATPase पंप फर्दर सोडियम को ट्रांसपोर्ट कर देगा इनटू द इंटस्टिशियम. देयर इज़ अ सेपरेट पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, वो भी उन दोनों को फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देगा इनटू द इंटस्टिशियम. लेकिन अगर हम नेट पोटाशियम को देखें, पोटाशियम जो है वो ल्यूमिनल साइड से भी सेल के अंदर आ रहा है और जो आपकी बेजल साइड है, बेजोलैटरल साइड है, जो इंटस्टिशियम और ब्लड की साइड पे है मेम्ब्रेन, वहाँ से भी आप देखें कि पोटाशियम जो है वो इनसाइड द सेल आ रहा है. दिस लीड्स टू नेट इंक्रीज इन पोटाशियम इनसाइड द ट्यूब्यूलर सेल इन द थिक असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि दोनों एंड्स जो है वो पोटाशियम को सेल के अंदर भेज रहे हैं, बट देयर इज़ ओनली वन पंप विच इज़ टेकिंग पोटाशियम इनटू द इंटस्टिशियम. अब ये जो पॉजिटिव पोटाशियम बिल्डअप होना शुरू हो जाता है इनसाइड द सेल, ये ट्रिगर करता है लीक चैनल्स को. दे आर प्रेजेंट इन द ल्यूमिनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जिस पे हम देख रहे हैं कि लीक चैनल के थ्रू ये पोटाशियम वापस ल्यूमेन में चला जाता है. जब ये वापस ट्यूब्यूलर ल्यूमेन में पोटाशियम जाता है तो ये ऑल अलोन जा रहा है. पहले आप देखो जो हमारा NKCC2 ट्रांसपोर्टर जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे आयनिक बैलेंस था. 2 पॉजिटिव आइंस रीअब्जॉर्ब हो रही थी, 2 नेगेटिव आइंस रीअब्जॉर्ब हो रही थी. बिकॉज ऑफ दिस पोटाशियम बिल्डअप ये पोटाशियम लीक चैनल्स के थ्रू ऑल अलोन ट्यूब्यूलर ल्यूमेन में वापस चला गया. दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल इन द ट्यूब्यूलर ल्यूमेन. ये पॉजिटिव पोटेंशियल ड्राइविंग फोर्स बन जाता है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सर्टेन डाइवेलेंट आइंस थ्रू द पैरासेल्युलर पाथवे. कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम? सेल के अंदर से गुजर के नहीं जा रहे, इन बिटवीन द सेल जो हमारे पास स्पेस है जिसे हम पैरासेल्युलर स्पेस कहते हैं, वहाँ से ये रीअब्जॉर्ब होते हैं. और किस तरह होते हैं? द ओनली ड्राइविंग फोर्स इज द positive potential that is built up by the potassium that is coming back to the lumen. So overall effect क्या हुआ? Reabsorption of sodium, reabsorption of potassium, reabsorption of chloride and also reabsorption of calcium and magnesium. Loop diuretics हम उन ड्रग्स को कहते हैं which act on the thick ascending limb of loop of Henle. ये बहुत efficacious drugs हैं. They block the NKCC2 transporter which is present on the luminal side of the thick ascending limb. और उसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड की अब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी. जो सोडियम एंड क्लोराइड एंड पोटाशियम रीअब्जॉर्ब हो रहे थे NKCC2 ट्रांसपोर्टर से, वो अब नहीं रीअब्जॉर्ब होंगे. एक पॉजिटिव पोटेंशियल की अभी हमने बात की थी कि वो क्रिएट हो रही थी बिकॉज ऑफ ऑल दैट प्रोसेस. तो सिंस हमने स्टार्ट से ही पंप को ब्लॉक कर दिया, वी डिड नॉट लेट द सोडियम पोटाशियम क्लोराइड टू बी रीअब्जॉर्ब्ड, तो इनसाइड द सेल कोई पोटाशियम बिल्डअप नहीं हुआ, कोई लीक चैनल्स के थ्रू वापस नहीं गया, कोई पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. तो जब पॉजिटिव ल्यूमिनल पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी तो
उसकी वजह से जो मैग्नीशियम और कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होने थे वो भी नहीं होंगे, एंड एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी इंक्रीज इन द एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये एक पैरेलल इफेक्ट है जो प्रोड्यूस होगा विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ डायूरेटिक्स, बट इनएविटेबली ये होगा। नाउ लुकिंग एट दिस पंप अगेन, the NKCC2 transporter has been blocked, so there is no sodium reabsorption, no potassium reabsorption, no chloride reabsorption. सोडियम लॉस हुआ, पोटेशियम लॉस हुआ, क्लोराइड लॉस हुआ और पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट नहीं हुई, जिसकी वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम भी लूज हो गए। Loop diuretics, because of their high efficacy, are first line drugs for the treatment of acute pulmonary edema, और there are multiple other edematous states जिसमें हम यूज़ करते हैं जहाँ पे भी fluid accumulation है inside the body। तो diuretics, specifically the loop diuretics being very strong and efficacious, immediately fluid overload को decrease करते हैं, because ये fluid को रिलीज़ कराते हैं, एक्सक्रीट कराते हैं फ्रॉम द बॉडी, एंड फ्लूइड ओवरलोड रिलेटेड जो डिज़ीज़ बर्डन होता है, जो क्लिनिकल वर्सनिंग होती है किसी डिज़ीज़ की बिकॉज ऑफ द फ्लूइड एक्यूमुलेशन, वो ठीक होना शुरू हो जाती है, एज इन स्पेशली इन पल्मोनरी एडिमा। अपार्ट फ्रॉम द एडिमेटस कंडीशंस, acute hypercalcemia, especially in the emergencies, is one of the clinical indications for furosemide, because furosemide will prevent the reabsorption of magnesium and calcium through the paracellular pathway। तो ये एक्सक्रीशन प्रमोट कराएगी कैल्शियम की, जिसकी वजह से एक्यूट हाइपरकैल्सीमिया की जो स्टेट्स होती हैं उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में हाइपरकैलीमिया है तो उसके लिए भी आप उसको लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू कॉज लॉस ऑफ पोटेशियम आइंस। हमने उसके पंप को भी देख लिया कि जब NKCC2 ब्लॉक होगा तो पोटेशियम आइंस भी रीएब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो इन सिंपली पुट हाइपोकैलीमिया हो जाएगा पेशेंट में, एंड दिस हाइपोकैलीमिया कैन बी पुट टू एडवांटेज इन पेशेंट्स जिनके अंदर पोटेशियम लेवल्स ज़्यादा हों। लूप डायूरेटिक्स टिपिकली कॉज हाइपोकैलीमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हाइपोकैलीमिया क्यों हो रहा है और एल्कलोसिस क्यों हो रहा है? थिंक अबाउट इट। आई विल आंसर दीज इन दी नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का रोल बताऊंगी, एंड आई विल कम्प्लीटली एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज enhanced potassium excretion and what causes the alkalosis that acts as a side effect of the loop diuretics. These drugs are ototoxic. ये ototoxicity करती हैं, hearing impair कर सकती हैं long term use में especially. They can cause hyperuricemia. They will cause hypomagnesemia because magnesium की excretion भी impair हो जाएगी. They can also cause allergic reactions because they are also sulfur containing compounds. एक और side effect ये है कि because of the strong efficacy they can cause severe dehydration in a patient. Dehydration भी हो सकती है, hypotension भी हो सकती है because of sudden fluid loss from the body. Patient dehydrate भी हो सकता है, patient का blood pressure भी drop कर सकता है. So it can lead to hyponatremia क्योंकि हमने सोडियम की reabsorption को block कर दिया है. An important point to think here is 60 to 70% reabsorption proximal convoluted tubule में हो रही थी. Only 25% reabsorption थिक असेंडिंग लिम्ब में हो रही थी सोडियम की. सो वाई आर लूप डायूरेटिक्स मच मोर एफिकेशियस एज कम्पेयर टू दी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स? आंसर इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन कराते हैं. जो लिमिट पुट हो जाती है अपॉन द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स वो होती है बिकॉज ऑफ आवर एसिड बेस्ड रेगुलेशन. हमारी बॉडी एक एक्सटेंट तक बाइकार्बोनेट के लॉस को टॉलरेट कर सकती है. उससे ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा बाइकार्बोनेट का तो द बॉडी विल गो इनटू सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसको फिर ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस इन द एसिड बेस बैलेंस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स रीच देयर सीलिंग इफेक्ट इन अबाउट 3 to 4 days मैक्सिमम. 3-4 दिन तक अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज रेगुलरली एक पेशेंट को देते रहें तो उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक्शन ख़त्म हो जाता है, बिकॉज आवर बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू दैट ड्रग, क्योंकि एसिड बेस्ड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बाइकार्बोनेट को कंजर्व करना स्टार्ट कर देते हैं और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एफिकेसी को ख़त्म कर देते हैं. ऑल्दो PCT में 70% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था, बट द ड्रग्स एक्ट थ्रू अ मैकेनिज्म दैट इज सैचुरेबल एंड इज नॉट टॉलरेटेड फॉर मोर देन 2 to 3 days. ऑन द अदर हैंड लूप डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म does not saturate. They are acting on a pump. They are preventing the active transport of 3 ions और वो उस प्रोसेस को कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस होती, कोई टॉलरेंस नहीं प्रोड्यूस होती,
एंड इट कीप्स ऑन वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग, दैट इज़ द रीज़न कि मैक्सिमम डायूरेसिस लूप डायूरेटिक्स के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी एक रिलेटिवली इम्पर्मिएबल सेक्शन है। इसमें से वाटर बहुत मिनिमल अमाउंट्स में रीअब्जॉर्ब होता है और मेनली सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन होती है विच इज़ अबाउट 10% ऑफ द टोटल सोडियम रीअब्जॉर्ब। यहाँ पे फर्दर डाइल्यूशन होती है। मेजॉरिटी ऑफ द डाइल्यूशन ऑलरेडी थिक असेंडिंग लिम्ब में हो गई होती है, जहाँ पे 25% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाती है और वो इम्पर्मिएबल सेक्शन होता है और वाटर बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है। वाटर स्टेज इन द ल्यूमेन while the solutes are taken out resulting in dilution of the urine। इसी को कंटिन्यू करती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड फर्दर थोड़ी सी डाइल्यूशन हो जाती है बिकॉज नाउ अगेन सोडियम एंड क्लोराइड आर रीअब्जॉर्ब्ड बट रिलेटिवली इट इज़ इम्पर्मिएबल टू वाटर, तो वाटर रीअब्जॉर्ब इतना नहीं होता। सोडियम क्लोराइड कैसे रीअब्जॉर्ब होता है? देयर इज़ अ कोड ट्रांसपोर्टर विच इज़ नेम्ड NCC, सोडियम क्लोराइड कोड ट्रांसपोर्टर, जो थायजाइड सेंसिटिव है। दैट इज़ द रीज़न कि उसके ऊपर थायजाइड डायूरेटिक्स एक्ट करती हैं। साइड बाय साइड क्या हो रहा होता है? कैल्शियम इज ऑल्सो बीइंग एक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स। ये जो DCT के सेल्स हैं इनके अंदर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन साइड बाय साइड चल रही होती है बाय अ पंप दैट इज कॉल्ड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, और ये पंप पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट कर रहा होता है। दिस ऑल्सो इज हैपनिंग इनसाइड द ट्यूब्यूलर सेल ऑफ द DCT। नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, देयर इज अ पंप कॉल्ड NCC, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो ल्यूमेन में से सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब कर रहा है एंड दिस सोडियम एंड क्लोराइड आर बीइंग देन ट्रांसपोर्टेड टू द इंटरस्टिशियम। ऑन द अदर हैंड वी कैन सी देयर इज अ कैल्शियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर एंड कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर एज वेल। ये कैल्शियम एक्सचेंजर कैसे काम करेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन व्हेनेवर produced which will cause stimulation of active uptake of calcium from the lumen। जैसे हम देख सकते हैं कि ल्यूमेन से कैल्शियम एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा और ये कैल्शियम फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियम बाय द बेजोलेटरल कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। ये दो मैकेनिज्म्स यहाँ पे काम कर रहे हैं एट द ट्यूब्यूलर सेल ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Thiazide diuretics are going to block the sodium chloride co-transporter, the NCC pump, जिसकी वजह से क्या होगा? एक moderate amount में diuresis होगा because sodium about 10% that was being absorbed from the DCT वो नहीं होगी reabsorbed और उसकी वजह से diuresis होगा which will be smaller in amount as compared to the loop diuretics because उनका बड़ा massive diuresis होता है। अब एक साइकिल क्या बन जाता है कि बिकॉज जब सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता तो इंट्रासेलुलर सोडियम डिक्रीज़ कर जाता है। जब इंट्रासेलुलर सोडियम डिक्रीज़ करता है तो जो हमारे पास बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर था वो एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज वो सोडियम जो सेलुलर सोडियम कम हुआ है उसको कहीं से तो फिल इन करना है ना, तो वो जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है वो एक्टिवेट हो जाता है ताकि सोडियम सेल के अंदर पंप की जाए एंड इन डूइंग सो कैल्शियम जो है वो रीअब्जॉर्ब होती जा रही होती है। एज अ रिज़ल्ट जब हम थायजाइड डायूरेटिक्स देते हैं तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाती है। दिस इफेक्ट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स क्या कर रही थी? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ द NKCC2 पंप इन द थिक असेंडिंग लिम्ब वो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम ने रीअब्जॉर्ब होना था। तो लूप डायूरेटिक्स कॉज इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। ऑन द अदर हैंड thiazide diuretics का mechanism works in a way that it promotes the reabsorption of calcium from the lumen and it increases the calcium content in the blood. Looking at this picture again, now we can see that the NCC is blocked. तो सोडियम जो सेल के अंदर NCC ने भेजना था वो सेल के अंदर नहीं आ रहा। सोडियम पोटेशियम पंप इज एन ATP डिपेंडेंट पंप, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो ये तो इन एनी केस होगी। सोडियम पंप हो जाएगा, जितना भी सोडियम सेल में है वो पंप हो जाएगा, चाहे इंट्रासेलुलर सोडियम कम भी हो जाए, ये पंप नहीं रुकेगा। सो सोडियम इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पम्प्ड आउट ऑफ द सेल इनटू द इंटरस्टिशियम, लेकिन NCC जिसने सोडियम को एंटर कराना था उसको हमने ब्लॉक कर दिया। एज अ रिजल्ट इंट्रासेलुलर सोडियम डिक्रीज कर जाएगा। टू मेक इट अप, जो हमारा कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है वो ज़्यादा सोडियम ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू द सेल, ट्यूब्यूलर सेल, और कैल्शियम की अपटेक को इंक्रीज कर देगा इनटू द इंटरस्टिशियम, जिसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन डिपेंडेंट, जब पैराथायरॉयड हार्मोन डिपेंडेंट रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी कैल्शियम की, तो वो बहुत इन्हांस्ड अपटेक होगा बिकॉज जो आगे वाला हमारा पंप है, जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, वो बहुत स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है बिकॉज वो सोडियम को फिल करने के लिए कैल्शियम को साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा उठाता जा रहा है।
This results in increased calcium reabsorptions by the thiazide diuretics. So अगर हम इसके effects को sum up करें तो there is loss of sodium, loss of chloride, but there is increased reabsorption of calcium here. Clinically, thiazide diuretics hypertension में use किए जाते हैं because they cause a reduction in the urine volume resulting in a decrease in stroke volume, जिसको हमने इनिशियली अपने लेक्चर्स में एंटी हाइपरटेंसिव्स में डिस्कस कर लिया हुआ है. वाई थायजाइड एंड वाई नॉट लूप डायूरेटिक्स? बिकॉज थायजाइड्स कॉज मॉडरेट डायूरेसिस और सुवेयर हाइपोटेंशन, सुवेयर फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं कॉज करेंगे. दैट इज़ वाई इनको लॉन्ग टर्म ईजिली दिया जा सकता है. लूप डायूरेटिक्स ऑन द अदर हैंड सुवेयर हाइपरटेंशन के लिए रिजर्व किए जाते हैं बिकॉज उनको रेगुलरली हाइपरटेंशन के लिए देंगे तो वो पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर बार बार फॉल करेगा बिकॉज ऑफ massive diuresis. Thiazide diuretics can be used in heart failure, chronic heart failure. अगर एक patient acute heart failure में present करता है with acute pulmonary edema, you have to give them loop diuretics. Thiazides chronic, long term, mild heart failure को manage करेगा. Again, by reducing the fluid content by causing reduction of the stroke volume and improving the cardiac output. A very important clinical use of thiazide diuretics is nephrolithiasis. Nephrolithiasis क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर रीनल स्टोन फॉर्मेशन इंक्रीज कर रही है तो उस रीनल स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए thiazide diuretics can be given. Why? Because many of the renal stones they precipitate with calcium inside the tubular lumen. तो वो कैल्शियम के साथ प्रेसिपिटेट करके जो है ना वो स्टोन्स बन जाते हैं एंड दे कॉज डैमेज टू द किडनी ट्यूब्यूल्स. अगर हम कैल्शियम कंटेंट को ल्यूमन में डिक्रीज़ कर देंगे बाय रीअब्जॉर्बिंग ऑल द कैल्शियम इनटू द ब्लड, तो जब ट्यूब्यूलर कैल्शियम कम हो जाएगा तो वहाँ पे स्टोन्स जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे. अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आयरॉनिक use of thiazide diuretics is in the treatment of nephrogenic diabetes insipidus. Now what is nephrogenic diabetes insipidus? डायबिटीज़ इंसिपिडस में होता क्या है? बिकॉज ऑफ वाटर इम्बैलेंस देर इज़ पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूस होता है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है बिकॉज वाटर रेगुलेट नहीं हो रहा होता सही तरह. मेनली दिस एक्शन इज़ डिपेंडेंट अपॉन द ADH जिसको हम अभी आगे देखेंगे. इसमें थायजाइड्स का क्या रोल है? अगर एक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस का पेशेंट हो विच मीन्स दैट द ADH इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड नॉर्मली बाय द ब्रेन, लेकिन किडनीज उस ADH को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, इनसेंसिटिव हो गई हैं, रेजिस्टेंट हो गई हैं, जिसकी वजह से नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस बन जाती है. तो थायजाइड डायूरेटिक्स उस तरह के पेशेंट्स में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करते हैं. इनिशियली इट वाज थॉट सोडियम की जो है वो इनिशियल पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सोडियम लोड जो है वो उसकी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है. ये मैं क्या बात कर रही हूँ ये आपको अगली 1-2 स्लाइड्स में समझ आ जाएगी. For now, just understand कि by interfering with the sodium reabsorption at a proximal level, जो distal level पे tubules है वो ज़्यादा sodium reabsorb करना शुरू हो जाते हैं and that was thought to be the reason जिसकी वजह से diabetes insipidus जो है वो treat होती थी thiazide से. Now it is believed कि by blocking the sodium chloride co-transporter in the distal convoluted tubule उसकी वजह से जो अप रेगुलेशन हो जाती है सोडियम चैनल्स की, सोडियम रीअब्जॉर्प्टिव चैनल्स की थ्रू आउट द ट्यूब्यूल्स. बिकॉज एक पार्ट को ब्लॉक किया होता है, वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, तो आवर बॉडी रिएक्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर चैनल्स टू रीअब्जॉर्ब सोडियम और उसकी वजह से ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होती है विच इज़ फॉलोड बाय वाटर रीअब्जॉर्प्शन. और वाटर की जब रीअब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है और पोलीयूरिया इम्प्रूव कर जाता है. Thiazide diuretics also cause hypokalemic metabolic alkalosis. We will see why in a short while. They can also cause hyperuricemia and precipitate gout. They interfere with the carbohydrate metabolism and they can cause hyperglycemia and hyperlipidemia as well. If you like this video, please hit the like button and share and subscribe. Thank you.